हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। बेटा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके अंदर हम जानेंगे व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट। जैसे आपको स्क्रीन पर भी देखने मिल रहा है, हमको एक टॉप्स का विनेगर देखने मिल रहा है, इट इज एन एसिड। और जो हमको डिटॉल देखने मिल रहा है, इट्स अ सोप एंड इट्स अ बेस। एंड हमको देखने मिल रहा है सॉल्ट। तो हमको यही जानना है व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट इज एसिड। तो ऐसी दुनिया के अंदर सभी चीज़ें जिनका टेस्ट खट्टा होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देती हैं और बेटा वो H+ आयन देती हैं, इस तरह की सभी चीज़ें एसिड कहलाती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिड हैव सोर टेस्ट, एसिड हैव सोर टेस्ट। तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। सोर मीन्स खट्टा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंगो है, तो मैंगो का टेस्ट कैसा है, खट्टा होता है। दैट मीन्स मैंगो क्या है, इट्स एन एसिड। और जैसे हमारे पास लेमन है, तो लेमन का भी टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो एन एसिडिक। एंड हमारे पास ऑरेंज है, ऑरेंज हैविंग एन सोर टेस्ट, बिकॉज ऑफ दैट दैट इज ऑल्सो एन एसिड। तो दुनिया के अंदर ऐसी सभी चीज़ें जिनका टेस्ट सोर होता है, बेटा वही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, एसिड कहलाती हैं। और याद रखिएगा बेटा, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको याद ऐसे रखना है, क्योंकि हम देखेंगे दो तरीके के लिटमस पेपर हमारे पास, एक तो रेड लिटमस पेपर होता है बेटा और ब्लू लिटमस पेपर होता है। और मेनली जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वही एसिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, BAR। B4 होता है हमारे पास ब्लू, और ब्लू लिटमस पेपर ए में जाता है, ए फॉर एसिड में जाता है, और एसिड में जाकर वो रेड हो जाता है। तो याद रखना, ऐसा लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का होता है और वो एसिड में जाएगा और रेड हो जाएगा, इसका मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर वो ब्लू लिटमस पेपर जा रहा है और वहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है रेड कलर का, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन हमारा बेटा एसिडिक है। सो याद रखना, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिड में जाकर रेड हो जाता है। और याद रखने के लिए ट्रिक है हमारे पास BAR बार। तो देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर है, उस पर हमने एसिड डाला और एसिड डालते के साथ ही जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड होता जा रहा है। मीन्स हमारे पास पिपेट है, हमारे पास बेटा ये पिपेट है, ठीक है। और पिपेट में से कुछ सॉल्यूशन गिर रहा है और वो सॉल्यूशन जा रहा है हमारे लिटमस पेपर पर, और ये लिटमस पेपर कैसा हमारा ब्लू कलर का है। दैट मीन्स यहाँ पर जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर पर ऊपर से सॉल्यूशन आ रहा है, और ऊपर से सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज एन एसिड, और एसिड जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर पे गिर रहा है और तुरंत ब्लू लिटमस पेपर रेड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर बताने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली इट इज एन एसिड, मतलब कि जो पिपेट के अंदर से जो सॉल्यूशन आ रहा है एक्चुअली दैट इज एन एसिड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर भी दिखा रहा है हमको कि हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और उसको हमने एक सॉल्यूशन के अंदर डाला, और जैसे सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं धीरे धीरे ये लिटमस पेपर रेड होता चला जाता है। दैट मीन्स ये ब्लू लिटमस पेपर हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है। और अगर वो ब्लू लिटमस पेपर इस सॉल्यूशन के अंदर जाकर ब्लू ही रहता, दैट मीन्स ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कोई एसिडिक एनवायरनमेंट या एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है। सो याद रखना, ब्लू लिटमस पेपर जब भी एसिड के अंदर जाता है वो रेड हो जाता है, ठीक है। देखिए अब बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरीके के एसिड्स होते हैं। एक वो एसिड होते हैं जो वीक एसिड होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड जैसे फॉर एग्जांपल भाई, कुछ लोग से अगर हम कहें कि भाई क्या आप एसिड खा सकते हैं, तो जो बेचारे अनएजुकेटेड लोग होंगे वो कहेंगे कि नहीं, जबकि हम एसिड खाते भी हैं। जैसे अगर हम विनेगर खा रहे हैं दैट मीन्स हम एसिड ले रहे हैं। भाई चाउमीन के अंदर सिरका डलता है, सो सिरका क्या है, एक तरीके का एसिड है। और किस तरीके का एसिड है, वो वीक एसिड है। तो वीक एसिड जो होते हैं वो ऐसे एसिड होते हैं जो अगर हमारी बॉडी के अंदर जाएं तो वो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं। जबकि अगर हमारी बॉडी पर स्ट्रॉन्ग एसिड चले जाएं तो हमारी बॉडी को बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे हमारे पास दो तरह के एसिड्स होते हैं। पहला हमारे पास आता है वीक एसिड और दूसरा आता है बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। कौन कौन से हमारे पास, जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड है। HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, दिस ऑल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको एग्जाम्पल जरूर 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 याद रखने हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन यहीं से आएगा।
नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें वीक एसिड, मतलब कि ऐसे एसिड जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिनको हम खा भी सकते हैं, अपनी डाइट में भी ले सकते हैं, दैट इज नोन एज द वीक एसिड। जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, CH3C एसिड, इट इज द एसिटिक एसिड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्गेनिक एसिड। इसको हम ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सो याद रखना आप, वीक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सो बेस्ट एग्जांपल जो है यहाँ पर इसका ऑर्गेनिक एसिड का CH3C दैट इज ऑल्सो नोन एज द एसिडिक एसिड, जो हमको सिरके के अंदर देखने मिलता है। दूसरा आता है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, इट इज ऑल्सो एन वीक एसिड एंड द लास्ट वन इज एन लैक्टिक एसिड, जो कि प्रोड्यूस होता है मेनली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। क्या होता है, जो हमारा सलाइवा होता है ओरल कैविटी के अंदर बेटा, जिसको हम राल के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम है, LAB। सो लैब मीन्स लैक्टो एसिड बैसिलस, लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए हमारा जो ओरल कैविटी का pH होता है वो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, मीन्स समथिंग 5.5 pH होता है हमारी ओरल कैविटी का। तो याद रखना आप स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल और बेटा वीक एसिड के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो ऐसा एसिड जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एसिड हो, मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एसिड हो, दैट इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ऐसा एसिड जिसके अंदर बिल्कुल भी, जिसके अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट हो वाटर की, जिसके अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट हो वाटर की और साथ साथ में थोड़ी बहुत अमाउंट हो एसिड की, दैट इज नोन एज द डाइल्यूट एसिड। तो जैसे यहाँ पर दिखाई भी रखा है हमको कि दो तरह के एसिड है हमारे पास, एक तो डाइल्यूट एसिड है और दूसरे बेटा हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो यहाँ पर जो हमारे पास वाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखा रखा है इस कंटेनर के अंदर, एक्चुअली दैट इज वाटर, जो कि इसके अंदर भी है। सो अगर आप देखोगे कंटेनर ए में एंड कंटेनर बी में, सो कंटेनर ए एंड कंटेनर बी दोनों के अंदर ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं वाटर को, और रेड कलर का जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमसे HCl के मॉलिक्यूल। तो आप देखिए सॉल्यूशन ए के अंदर HCl के बहुत ही कम मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू द बी। तो सॉल्यूशन ए के अंदर कम एसिड है, दैट मीन्स दैट इज द डाइल्यूट एसिड, और जबकि बेटा जो हमारा सॉल्यूशन बी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड के मॉलिक्यूल हैं, दैट्स व्हाई दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो याद रखना, जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड हो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और जिसके अंदर कम अमाउंट हो दैट इज नोन एज द डाइल्यूट एसिड, और वीक एसिड भी कह सकते हैं एक तरीके से। देखिए नेक्स्ट, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा कि लैब वगैरह के अंदर जो कंटेनर्स होते हैं, ग्लास वॉल्स होते हैं, उनके अंदर एसिड रखा हुआ रहता है और उस पर लिखा हुआ भी रहता है दिल। तो दिल का मतलब हर्ट नहीं है यहाँ पर, दिल का मतलब है डाइल्यूट, मतलब कि यहाँ पर 50% हो सकता है एसिड हो और 50% इसके अंदर हमने कोई दूसरा सॉल्यूशन या वाटर को मिक्स कर रखो, दैट मीन्स इस तरीके से हमारा एक डाइल्यूट एसिड हो जाता है। अगर ऐसा होता है कि 100 का 100% यहाँ पर एसिड है, एक भी बूंद यहाँ पर पानी की नहीं है या किसी दूसरे सॉल्यूशन की नहीं है, दैट मीन्स फिर इस कंटेनर पे लिखा हुआ रहता है CONC। CONC मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मतलब कि खतरनाक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन ऑफ द एसिड, तो बेटा जो एसिड्स होते हैं वो बहुत सारे केमिकल्स के साथ रिएक्शंस करते हैं, हमको बस वो देखना है कि किन किन केमिकल्स के साथ ये क्या क्या रिएक्शंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है हमको कि जो एसिड्स होते हैं वो बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। किसके साथ करते हैं, बेस के साथ। अब देखो बेस क्या होते हैं, दुनिया के अंदर ऐसी सभी चीज़ें जो कड़वी होती हैं टेस्ट में और OH माइनस आयन को देते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बेटा बेस होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास एक केमिकल है जिसका नाम है KOH, और KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम HCl के साथ। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो KOH और HCl ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे KCl एंड वाटर। और KCl क्या है बेटा, इट्स अ सॉल्ट एंड वाटर। तो आप याद रखना, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं, और बेटा इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। न्यूट्रल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एसिड है जब वो बेस के अंदर मिक्स हुआ तो एसिड की प्रॉपर्टी खत्म हो गई और बेस की भी खत्म हो गई, और बना क्या यहाँ पर, सॉल्ट बना एंड वाटर बना।
दैट्स वाई एक तरीके से ये हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। और याद रखना, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक रिएक्शन देते हैं जिसको बोलते हैं हम उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ पर बेटा देखने भी मिल रहा है कि हमारे पास एसिड है यहाँ और एल्कलाई है। एल्कलाई मीन्स बेस है, तो एल्कलाई का मतलब बेस। ऐसे सभी बेस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं वो एल्कलाई कहलाते हैं। तो जब भी एसिड और एल्कलाई आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे? वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएंगे। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब जिसका पीएच 7 होगा। देखो जैसे यहाँ पर भी हमको दिखा रखा है भाई, अगर हम देखेंगे जो हमारे स्किन होती है, तो हैंड पर भी स्किन होती है, तो स्किन के अंदर पोर्स, स्किन के बाहर पोर्स होते हैं जिनके तो स्वेट वगैरह निकलते हैं। तो स्वेट के साथ साथ थोड़ी बहुत फैटी एसिड्स निकलते हैं, और फैटी एसिड के साथ अगर हम साबुन लगा दें अपने हाथों पर, तो साबुन क्या है, मीन्स सोप क्या है, एक तरीके का बेस है। और हमारे हैंड पर क्या लगा हुआ है? एसिड लगा हुआ है। तो एक तरीके से बेटा पसीनों के थ्रू निकलने वाला एसिड और हमारे हैंड पर लगा हुआ सोप, वो आपस में रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या? सॉल्ट एंड वाटर। मतलब कि जब भी हम हाथ धोते हैं एक तरीके से यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हो गई, चलो दूसरी देखते हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, तो याद रखना बेटा, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो याद रखना कि एसिड मेटल के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल है मैग्नीशियम। अब तुमको ये नहीं पता होगा मेटल क्या होते हैं। ऐसे सभी एटम्स, ऐसे सभी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इस तरीके के सभी एटम्स या एलिमेंट्स को हम मेटल कहते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। दैट्स वाई दिस ऑल आर द मेटल। तो याद रखना बेटा, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते क्या है? सोल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सो याद रखना, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करने पर सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो वाटर एंड हाइड्रोजन गैस का फर्क है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चलिए थर्ड रिएक्शन देखते हैं। सो तीसरी रिएक्शन जो है बेटा यहाँ पर, तो एसिड जो होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। मेटल का ऑक्साइड का मतलब ये है, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है और इसमें लगा देते हैं हम ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड, हमारे पास CO, कैल्शियम ऑक्साइड, वो कॉपर ऑक्साइड Cu और कॉपर ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं बेटा हम HCl के साथ, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? कॉपर क्लोराइड एंड वाटर बनाएंगे। सो कॉपर क्लोराइड इज व्हाट? इट इज एन सॉल्ट। सो दैट्स वाई यहाँ पर हो क्या रहा है कि मेटल का ऑक्साइड एंड एसिड दोनों आपस में रिएक्शन कर कर सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए, अब ये जो हमारे पास चौथी रिएक्शन है, मीन्स फोर्थ रिएक्शन है एसिड की। सो यहाँ पर हमको दो तरीके से देखना है कि जो हमारे पास एसिड है यहाँ पर मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं और मेटल के कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं। पहले समझते हैं हम व्हाट इज मेटल का कार्बोनेट। मेटल का कार्बोनेट का मतलब यह है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई मेटल है और उसके साथ हम रिएक्शन करा देते हैं CO3 की। तो CO3 क्या हमारे पास? कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट के साथ अगर मेटल लग जाए तो क्या बन जाएगा? मेटल का कार्बोनेट। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई मेटल का कार्बोनेट हो, इसकी रिएक्शन हम कराएं एसिड के साथ, तो बेटा हमारे पास सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो ये वाली बात याद रखना, आप जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट के साथ कराते हो तो यहाँ पर सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और देखो आपको जो याद रखनी है ना बेटा, ज़्यादातर कॉमन रिएक्शन याद रखनी है। कॉमन का मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ना, आपको ज़्यादा ये याद रखनी है। बाकी तो फिर आपको फॉर्मूले याद होंगे, आप रिएक्शंस को बना दोगे। ठीक है, चलिए इसी की फोर्थ की दूसरी रिएक्शन देखते हैं मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ। अब मेटल का बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा मेटल है, कोई मेटल है और मेटल की रिएक्शन कर देते हैं हम HCO3 के साथ। तो HCO3 में अगर लग गया हाइड्रोजन तो ये बाइकार्बोनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट में अगर लग जाए मेटल तो ये क्या कहलाएगा? मेटल का बाइकार्बोनेट। तो जब भी एसिड मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। सो याद रखना, जब भी एसिड मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर NaCl
मीन्स सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सो यहाँ पर जो बेटा हमारे पास मेटल का बाइकार्बोनेट है, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि मेटल क्या है यहाँ पर Na है, Na मीन्स सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सो नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन कर कर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन है, मतलब कि H+ है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं है। इसकी रिएक्शन करते हैं हम वाटर के साथ, किसके साथ? H2O के साथ। तो ये वाला जो एक हाइड्रोजन है ये इसमें जुड़ जाएगा और बन क्या जाएगा यहाँ पर H3 हो जाएंगे। H कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, और एक लग जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, और यहाँ पर वैलेंसी पूरी नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अब ध्यान से यहाँ भी देख लो कि हमारे पास जो ऑरेंज कलर का ये एक बताने की कोशिश कर रहा है हाइड्रोजन है, फिर आगे हमारे पास ये वाटर, और वाटर में 2 ऑरेंज है मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, और एक ये ग्रीनिश ब्लू सा है, दैट मीन्स दैट इज ऑक्सीजन। और यहाँ पर दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 3 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन। इसी को बोलते हैं हम H3O। H3O मीन्स हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखना, जब भी पानी की रिएक्शन एक H+ आयन के साथ कराएं और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी दे दें हम, तो वहाँ पर H3O का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट बात आती है बेटा, अगर हम देखें जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं उनका जो pH होता है वो 7 से कम होता है। कितना होता है बेटा? 7 से कम होता है। तो एसिड का pH कितना है? <7 है। सो जैसे हमको यहाँ पर एक स्केल दिखा रखा है, इसको बोलते हैं pH स्केल। अभी आगे हम देखेंगे व्हाट इज pH स्केल। तो pH स्केल जो होता है एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर 14 तक के नंबर रहते हैं, और 0 से लेकर 6 तक ये सारे के सारे नंबर बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या कोई भी चीज़ एसिडिक है। और किसी भी चीज़ पर अगर नंबर आता है 8 से लेकर 14 तक, मीन्स 8 to 14 आता है, दैट मीन्स वो चीज़ जो बेटा बेसिक इन नेचर है, मतलब कि वो थोड़ी बहुत कड़वी होगी, ये बहुत ज़्यादा कड़वी होगी। और कोई भी चीज़ अगर 7 पर है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एसिड, तो बस अभी याद रखना ये वाली बात कि एसिड का जो pH होता है वो 7 से नीचे होता है, मतलब कि 6 होगा, 5 होगा, हो सकता है 2 हो या 1 हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ तक तो हो चुका हमारा एसिड। अब हम बात करेंगे बेटा बेस के बारे में। तो बेटा बेस ऐसी सारी चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर जिनका टेस्ट कड़वा हो और जो OH- आयन को देती हो। इस तरह की सभी चीज़ें हमारी बेस कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, सो दैट इज़ बिटर इन टेस्ट, मीन्स कड़वी है, दैट इज़ ऑल्सो एन बेस, ठीक है। जब बिटर गार्ड खा रहे हैं हम, जिसको बोलते हैं करेला, तो करेले का भी टेस्ट बड़ा कड़वा होता है, या नीम होता है। तो ये सब चीज़ जो है बेटा बेसिक इन नेचर है, क्योंकि इन सब चीज़ों का टेस्ट कड़वा है। तो आप याद रखना, आग बंद कर कर कह सकते हो जितनी भी चीज़ें कड़वी हैं वो सारी की सारी बेसिक हैं। या आपने कभी साबुन का भी टेस्ट करा हो, साबुन जो होता है मीन्स सोप जो होता है उसका भी टेस्ट कड़वा होता है, दैट मीन्स वो भी एक तरीके से बेस ही है, ठीक है। सो व्हाट इज बेस? बेस आर बिटर इन टेस्ट। तो देखिए जैसे हमारे पास नीम है, सो नीम भी कड़वा है, दैट मीन्स वो भी बेसिक है ना। बिटर गार्ड है, करेले हैं, सो दैट इज ऑल्सो एन बेसिक। एंड बेटा हमारे पास मेडिसिन है, सो मेडिसिन का भी टेस्ट होता है, दैट इज ऑल्सो एन बिटर, दैट्स व्हाई दिस ऑल आर द बेसिस। और याद रखना बेटा जितने भी बेस होते हैं वो रेड कलर के लिटमस पेपर को अगर हम लगाएं बेस पर, तो वो रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि हमारे पास एक लिटमस पेपर है जो कि रेड कलर का है। किसमें है? रेड कलर का। और यहाँ पर ये मान लो कि हमने साबुन का घोल बना लिया है और उसको रख लिया है गिलास के अंदर या कंटेनर के अंदर, और जैसे हम यहाँ पर लिटमस पेपर को, रेड वाले लिटमस पेपर को साबुन के घोल के अंदर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर रेड वाला लिटमस पेपर साबुन के घोल में जाकर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे आपको यहाँ पर देखने मिल रहा होगा। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रेड लिटमस पेपर साबुन के घोल में जाकर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है एक तरीके का बेटा ये बेसिक इन नेचर है। अगर ये ब्लू रेड ही रहता सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद भी, दैट मीन्स ये बेसिक नहीं, फिर एसिडिक होता। सो याद रखना आप ये वाली बात, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ दिखा रहा है रेड वाला सॉल्यूशन में गया ब्लू हो गया, और ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखा रखा है, जरूरी नहीं ब्लू ही कलर का होगा,
हो सकता है ट्रांसपेरेंट भी हो, तो हो सकता है ये ट्रांसपेरेंट ही है, बस आपको देखने मिल रहा है ब्लू है। सो रेड लिटमस पेपर जा रहा है सॉल्यूशन में और ये तुरंत ब्लू हो जा रहा है, दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है बेटा बेसिक इन नेचर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। और ये भी बात याद रखना कि जो हमारे पास बेस होते हैं बेटा ये OH माइनस आयन को देते हैं, जितने भी बेसिस होते हैं हमारे पास वो OH माइनस आयन को देते हैं। OH माइनस आयन का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी बेस को ब्रेक करेंगे वो OH माइनस आयन में टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो बेटा ये Na+ में और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं इसको भी ब्रेक करता हूँ ये K+ में और OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखना जितने भी हमारे पास बेस होते हैं वो OH माइनस आयन को देते हैं। सो जैसे यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है NaOH है, तो NaOH जैसे ही जाता है पानी के अंदर या किसी भी चीज़ में, या थोड़ा बहुत इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी दे देंगे हम, सो जब भी ये Na+ और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, जैसे हमको यहाँ देखने मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड गया वाटर के अंदर और यहाँ पर ये OH माइनस आयन दे रहा है, दैट मीन्स इट्स अ बेस, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस। नेक्स्ट, अब देखो जैसे हमने एसिड में देखे थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं और वीक एसिड भी होते हैं, इसी तरीके से बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सारे के सारे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। देखिए, सो इट्स अ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा इट्स अ वीक बेस। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस ऑल आर द स्ट्रॉन्ग बेस। और देखो क्या होता है बेटा ऐसे सभी, अब क्या होता है जो हमारे पास बेस होते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं पानी में घुल नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर इजीली घुल जाते हैं। तो ऐसे सभी बेस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं इजीली, दैट इज नोन एज द एल्कलाई। क्या कहते हैं उसको? एल्कलाई बोलते हैं। सो याद रखना कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर दैट इज नोन एज द एल्कलाई। देखिए जैसे हमको ये देखने मिल रहे हैं, ये जो हमारे पास छोटे छोटे हमको मोती जैसे स्ट्रक्चर देखने मिल रही है इमेजेस में, एक्चुअली इट इज़ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो पानी के अंदर इजीली घुल जाता है। ठीक है, सो देखो ये हमको घुला हुआ देखने मिल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर घुल जाता है। ठीक है, सो याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ सोल्यूबल बेस। नेक्स्ट बात आती है बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, सो जैसे हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी देखी, मीन्स एसिड किन किन चीज़ों के अंदर घुल जाता है या किन किन चीज़ों के साथ रिएक्शन करता है, इसी तरीके से हमको बेस के साथ देखना है। सो याद रखना बेटा जब भी बेस रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ तो वो सोल्ट बनाते हैं, और यहाँ पर जो सोल्ट का नाम है बेटा वो है जिंको सोडियम जिंको ऑक्साइड। क्या नाम है? सोडियम जिंको ऑक्साइड, Na2ZnO2। तो यहाँ पर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम जिंक के साथ, और बन क्या रहा है हमारा Na2ZnO2 एंड इट इज़ द सोल्ट, और साथ साथ में बेटा हाइड्रोजन गैस भी बन रही है। सो आप ये वाली बात याद रखना, जब भी मेटल रिएक्शन करता है बेस के साथ तो यहाँ पे सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन जाती है। और याद रखना ये वाली बात भी कि बेटा कुछ ही मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, मीन्स सारे ही मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, जबकि सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, सो बेसिस, कुछ बेसिस होते हैं बेटा जो ब्रेक होकर H+ आयन देते, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी हमारे पास बेस हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे, घुलेंगे, और घुलने के बाद वो OH माइनस आयन देते हैं, सॉरी मैंने प्लस कहा, मीन्स माइनस आयन देते हैं। सो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और इसको हमने डाला बेटा पानी के अंदर, और जैसे पानी के अंदर डाला तो यहाँ पर Mg2+ आ गया और OH माइनस आयन आ गया, और OH माइनस आयन आ रहा है, दैट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। देखिए, सो ये वाली बात याद रखना कि जो हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब जो मेटल नहीं है नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या होते हैं? ऐसे सभी एलिमेंट्स या ऐसे सभी एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, इस तरीके के सभी एटम्स या एलिमेंट्स हमारे
नॉन मेटल कहलाते हैं। और नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगा दे तो नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो यहाँ पर हमारे पास CO2 है, दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। इसके साथ लग गया ऑक्सीजन, दैट मीन्स नॉन मेटल का ऑक्साइड। और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, बेस के साथ। तो जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बन जाता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो ये वाली बात याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कंडक्टिविटी। बहुत सारे हमारे पास, जैसे बेटा मैंने आपको बताया था कि एसिड जो होते हैं पानी के अंदर घुल जाते हैं और वो H+ आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर यही लिख रखा है सिर्फ और सिर्फ कि जो हमारे पास बेस होते हैं, वो पानी के अंदर घुलते हैं और पानी के अंदर घुलने पर वो OH- आयन देते हैं। और ये वाली बात याद रखना, जैसे ही उसको हम पानी के अंदर डालेंगे बेस को, तो वो तुरंत से पानी गर्म होने लगता है। जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने अंदर से हीट को एलिमिनेट करता है, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देता है। याद रखना आप, जो बेस होते हैं हमारे पास वो पानी के अंदर घुलने पर हीट एलिमिनेट करते हैं अपने अंदर से, दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज पीएच। तो अब बात आती है बेटा पीएच स्केल की। देखिए जो अभी मैंने आपको बताया पीएच स्केल, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। जैसे आपको देखने भी मिल रहा होगा, बेटा यहाँ पर कि हमारे पास जो हमारे पास ज़ीरो है, मीन्स जो हमारे पास ज़ीरो पीएच है किसी चीज़ का। जैसे यहाँ पर बैटरी है तो बैटरी का पीएच कितना है, ज़ीरो है। और 1 पीएच हमको देखने मिल रहा है किसका, स्टमक का है। और pH 2 है, जैसे लेमन का दिखा रखा है यहाँ पर। या हमारे पास कोई सोडा है उसका pH 3 है। या कॉफ़ी है, टोमेटो है, तो इनका अलग अलग पीएच है। मिल्क है उसका 6 पीएच है। पानी है, पानी का पीएच 7 है। ब्लड है, ब्लड का वैसे 7.4 होता है, यहाँ पर 8 दिखा रखा है। एग है तो एग का पीएच 9 है। स्टमक है, स्टमक का पीएच 10 होता है। इसी तरीके से ब्लीच है तो ब्लीच का पीएच 13 होता है। ये क्लीनर होते हैं हमारे साबुन वगैरह, उनका पीएच 14 होता है। तो बताने का मतलब ये है बेटा, अगर हम देखेंगे तो दुनिया के अंदर हर एक चीज़ का अलग अलग पीएच है। जैसे हमारे स्टमक में pH 1 है, हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो पीएच है वो 5.5 है। स्किन का भी समथिंग इतना ही होता है। और इंटेस्टाइन के अंदर देखेंगे तो बेसिक पीएच है 7 से ज़्यादा है। दैट मीन्स बताने का मतलब ये है, दुनिया के अंदर और हमारे डेली लाइफ में भी पीएच का बहुत ही बड़ा रोल है। मीन्स इतना बड़ा रोल है, अगर हमारी बॉडी के कहीं का पीएच नॉर्मल से ऊपर चला जाता है, कम हो जाता है, तो वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए बात करेंगे व्हाट इज़ पीएच। सो याद रखना बेटा पीएच के बारे में कि जितनी भी चीज़ें जिनका पीएच 7 से कम होता है, दिस ऑल आर द एसिडिक। और ऐसी सभी चीज़ें जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है और 14 से कम होता है, दैट इज़ नोन एज द एल्कलाई। और ऐसी सभी चीज़ें जिनका पीएच 7 होता है, दैट इज़ नोन एज द बेस, दैट इज़ नोन एज द सॉल्ट। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको देखने भी मिल रहा है कि गैस्ट्रिक एसिड का पीएच 1 है, लेमन है उसका पीएच 2 है, एप्पल है उसका पीएच 3 है, ठीक है, मिल्क है उसका पीएच 6 है, और प्योर वाटर है उसका पीएच 7 है, एग है उसका पीएच 8 है, ब्लीच है उसका पीएच 12 है, या अमोनिया सॉल्यूशन है उसका पीएच 11 है, क्योंकि अमोनिया जो होती है बेसिक इन नेचर होती है। और कॉन्सेंट मीन्स हाई बेस स्ट्रॉन्ग 13-14। तो याद रखना, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत खतरनाक एसिड होते हैं वो होते हैं 1 से लेकर 3 तक। और जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं दैट इज़ 12 to 14। 12 से 14 तक जो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो 1 to 3 pH होता है उनका। ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे, मतलब कि हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या क्या महत्व है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट, मीन्स जो हमारी बॉडी होती है ये भी सेल्फ डिफेंस के लिए पीएच को बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये हो जाए कि हमारी बॉडी पर कोई इंसेक्ट वगैरह आ जाए, मीन्स अगर हमारी बॉडी को आंट काटने लगे, चींटी काटने लगे, तो बेटा चींटी के काटने की वजह से जो दर्द होता है, चींटी के काटने की वजह से जो दर्द होता है, एक्चुअली चींटी जब काटती है तो हमारी स्किन के अंदर एक एसिड को प्रोड्यूस कराती है, इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड जो होता है वो चींटी के जो डंक होता है उससे निकल कर आता है, और वो हमारी स्किन में इरिटेशन करता है या पेन करता है। अगर पेन को ख़त्म करना है तुरंत, तो तुरंत जहाँ पर चींटी ने काटा है वहाँ पर साबुन से धो लो, क्योंकि साबुन क्या है, बेसिक है, और चींटी ने जो काटा दैट इज़ एसिडिक। और एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे, सोल्ट एंड वाटर बनाएंगे, जिसकी वजह से पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो हम कर सकते हैं।
देखिए सॉइल जो होती है बेटा, यहाँ पर भी पीएच का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। मीन्स अगर हमारी जो सॉइल है उसका एसिडिक पीएच है, तो अगर इस तरीके की सॉइल के अंदर आप बीज डालोगे तो बीज बिल्कुल तरीके से गल जाएंगे और आपकी जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से एक जो किसान होता है, जब उसको खेती करनी होती है तो वो पहले सॉइल जो होता है उसका सैंपल लेता है, उसको एनालाइज करता है। जब उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर पीएच वगैरह ठीक ठाक है मेरे बीज के लिए या मेरी फसल के लिए, तो जब भी जाकर वो पूरी तरीके से वहाँ पर फसल वगैरह को बोता है। ठीक है। देखिए अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे जैसे हमारे स्टमक का पीएच जो है, हमारे जो स्टमक का पीएच है, तो बेटा हमारे स्टमक का जो पीएच है वह नॉर्मल होता है 1 से लेके 3 तक। और अगर बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगे तो हो सकता है 0 भी पहुंच जाए या 1 से बहुत कम हो जाए। और इस कंडीशन में हमारी बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी खतरनाक चीज़ है। तो यहाँ पर दिखा भी रखा है कि ये जो पीएच है, कि जहाँ जहाँ ये कलर को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ वहाँ ये स्टमक के अंदर, ये इंटेस्टाइन के अंदर हमको पीएच देखने मिलता है। ठीक है, जैसे ग्रीन बता रहा है। सो हो सकता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रल, वैसे तो एल्कलाई होता है, बेसिक होता है। तो याद रखना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी बहुत ही बड़ा रोल है। अगर ऐसा हो जाए हमारे स्टमक का पीएच एल्कलाई हो जाए तो जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो पचेगी नहीं, गलने की नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होने की। और नहीं डाइजेस्ट होने की, दैट मीन्स सब कुछ बेकार है, फिर तो हम मर सकते हैं। सो बताने का ये है कि हमारे स्टमक के अंदर पीएच का बहुत ही बड़ा महत्व है। देखिए तो यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है बेटा, हमारे स्टमक और स्टमक के अंदर जो एसिड है, एसिड जो है वो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है किसको, खाने को। और अगर ऐसा हो जाए, एसिड बहुत ज़्यादा वीक हो जाए तो खाना नहीं पचेगा, या एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा गैस बन जाएगी। और जब गैस बन जाती है फिर हमको एंटासिड वगैरह, जिसको हम डाइजीन के नाम से भी जानते हैं, वो लेना पड़ता है। या बेटा डीएसआर कैप्सूल आते हैं, शायद आपको पता होगा, वो लेने पड़ते हैं। तो कभी भी एसिडिटी वगैरह हो तो आप बिना किसी डॉक्टर के ही ये डाइजीन वगैरह या ये डोमपेरिडोम डीएसआर जो आते हैं, पेंटोप्राजोल, डोमपेरिडोम, सस्टेन रिलीज कैप्सूल जाते हैं, वो आप ले सकते हो। ठीक है। सो हमारी ओरल कैविटी के अंदर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करता है पीएच। भाई हमारे ओरल कैविटी का जो पीएच है वो नॉर्मल 5.5 होता है। कितना होता है? 5.5 होता है पीएच। तो हमारी ओरल कैविटी का पीएच कितना है? 5.5 है। और 5.5 से अगर कम हो जाए, 5.5 से अगर कम हो जाए तो हो सकता है 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए। और अगर इतना खतरनाक पीएच हमारे ओरल कैविटी का हो गया तो भाई साहब हमारे जो दांत है ना पूरी तरीके से गलने लगेंगे वो। और गलने का मतलब यह है कि हमारी हमारे जो टूथ से, मीन्स हमारे जो दांत हैं पूरी तरीके से वो डिकेड हो जाएंगे। और बेटा उसी को हम बोलते हैं टूथ डीके। तो जो हमारे दांत होते हैं वो क्यों सड़ पाते हैं? इसीलिए सड़ जाते हैं क्योंकि हमारा जो पीएच है ओरल कैविटी का वो बदल जाता है। नॉर्मल पीएच होता है 5.5, और जब हम ब्रश नहीं करेंगे या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, हम लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे ओरल कैविटी के अंदर, तो हमारा जो पीएच है वो 5.5 से बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दांत पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे या हमारे दांतों पर लेयर बन जाएगी, जिसको हम डैब्रिस बोलते हैं या डेंटल प्लैक के नाम से जानते हैं। और हमारे जो दांत है वो येलो कलर के होने लगेंगे, जैसे आपको यहाँ देखने मिल रहा है। तो आपने सुना भी होगा कि दांत खोखले हो गए हैं। तो खोखले होने का रीज़न यही होता है कि हम रात में ब्रश करके सोते नहीं हैं, और वहाँ पर जो पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसकी वजह से जो हमारी एनामल डेंटाइन लेयर होती है वो पूरी तरीके से गल जाती है, और गलने की वजह से हमारे जो दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि कितना गंदा हो चुका है दांत, पूरी तरीके से सड़ चुका है। दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज पीएच। ठीक है। देखिए कितने गंदे दांत देखने मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो आजकल के बच्चे हैं, लोग जो हैं वो रात में ब्रश कर कर नहीं सोते हैं। तो अगर रात में ब्रश कर कर नहीं सोंगे तो ऐसी कंडीशन होनी ही है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बेटा सोल्ट। सो व्हाट इज सोल्ट? तो दुनिया के अंदर ऐसी सभी चीज़ें जिनका टेस्ट नमकीन हो, पीएच 7 हो और न्यूट्रल फॉर्म में पाई जाती हो, वो सभी चीज़ें बेटा सोल्ट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सोल्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमको देखने भी मिलेगा, तो इट्स अ सॉल्ट। सो देयर इज एन वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट। तो दुनिया के अंदर बेटा बहुत सारे तरह के सॉल्ट होते हैं, जैसा आपने सुना भी होगा, सेंधा नमक होता है, नॉर्मल नमक होता है, ब्लैक वाला नमक होता है। तो यहाँ पर दिखा रखे हैं हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सो देयर इज एन वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है। देखिए जरा। सो व्हाट इज सॉल्ट?
सो अब सोल्ट की प्रिपरेशन पूछ लेंगे आपसे, ये आएगी हो सकता है 2 नंबर में, नहीं तो 3 नंबर में, कि गिव्स द प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट। तो याद रखना जब भी बेस रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनाते हैं वो सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो ये वाली बात याद रखना कि एसिड बेस और एसिड आपस में रिएक्शन कर कर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और वहीं पर सोल्ट एंड वाटर बनता है। तो सोल्ट बनाने की प्रक्रिया ये है। और याद रखना जो सोल्ट होते हैं बेटा उनका pH 7 होता है। ठीक है। अब सोल्ट को देखें तो दो तरीके के सोल्ट हैं, एक तो आते हैं रॉक सोल्ट और दूसरा होता है कॉमन सोल्ट। रॉक सोल्ट का मतलब ये है जो समुद्र से निकलने वाला नमक है, दैट इज एक्चुअली नोन एज द रॉक सोल्ट। तो सर जी क्या कॉमन सोल्ट पेड़ पर आता है? एक्चुअली वो भी समुद्र से ही आता है। जब हम समुद्र के अंदर से नमक को निकालते हैं सो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है और इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से वो जो सोल्ट होता है वो येलो कलर का सा दिखता है हमको। उसी सॉल्ट को बेटा हम बोलते हैं रॉक सोल्ट। और येलो कलर का इसलिए दिखता है वो क्योंकि उसके अंदर हमको इम्प्योरिटीज़ वगैरह देखने मिलते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली किसी समुद्र से या चट्टानों से नमक को ऑक्यूपाई कर रहे हैं या निकाल रहे हैं सो दैट इज नोन एज द रॉक सोल्ट। जैसे कि एक जगह है रण ऑफ कच्छ, जैसे आपको देखने मिल रहा है। तो रण ऑफ कच्छ ऐसी जगह है जहाँ पर ज़मीन अगर तुम देखोगे रण ऑफ कच्छ के जो समुद्र है वहाँ पर जाकर आप देखोगे सो वहाँ पर बिल्कुल पूरी ज़मीन सफ़ेद सफ़ेद दिखती है। और सफ़ेद सफ़ेद का मतलब ये है कि यहाँ पर जब समुद्र का पानी आया था समुद्र के पानी में हुआ इवेपोरेशन और इवेपोरेशन में जो पानी था वो उड़ गया और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नमक रह गया। तो नमक यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठा हो गया, यहीं से नमक निकाला जाता है इंडिया के अंदर मेनली। ठीक है। देखो आपको बिल्कुल सफ़ेद देखने मिल रहा है तो ये रण ऑफ कच्छ है बेटा। सो रण ऑफ कच्छ एक जगह है जहाँ पर हमको सॉल्ट देखने मिलता है। सो एक्चुअली ये जो है इट्स अ रॉक सॉल्ट एक तरीके से। और जब हम उसको प्योरीफाई कर लेंगे पैकेट में पैक कर लेंगे उसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव वगैरह डाल देंगे तो एक तरीके से वो क्या बन जाएगा हमारा कॉमन सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा वो? दैट इज़ द कॉमन सॉल्ट। सो जैसे ये कैप्टन कुक पहले वक्त में बहुत ज़्यादा फेमस सॉल्ट था ये, अब तो यही चलता जाता है टाटा सॉल्ट या टाटा नमक। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज क्लोर एल्कलाई। सो क्लोर एल्कलाई एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा नमक की जिसमें हम मेनली जो नमक होता है हमारा उसको पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। मीन्स नमक की रिएक्शन हम पानी के साथ करते हैं और बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस निकलती है एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप याद रखना क्लोर एल्कलाई प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें नमक को पानी के अंदर डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को बनाया जाता है। इसी को हम बोलते हैं हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पर एक तो एल्कलाई बनना है एक तो एल्कलाई बनना है और एल्कलाई क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेटा क्लोरीन गैस भी बननी है, क्लोरीन गैस इट्स अ Cl2। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें नमक को आप पानी में डालें और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस बनाए, एक्चुअली दैट इज नोन एज द क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के नाम से जानते हैं। सो और ये भी याद रखना कि अगर हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस में करते हैं उस समय हमको क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पे और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमको कैथोड पर। ठीक है। इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस होती क्या है ये बेटा मैंने आपको बताया है जो हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में। अगर आपको समझना है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस तो डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख लेना। नेक्स्ट बात आती है बेटा व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर तो आपने देखा ही होगा। सो ब्लीचिंग पाउडर मीन्स देखो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए या स्किन को ग्लो कराने के लिए ही नहीं होता। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम बेटा क्लॉथ्स को साफ़ करने में भी करते हैं, धागों को बनाने में भी करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी करते हैं और बेटा हम आज पानी को साफ़ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं क्लोरिनेटेड वाटर या क्लोरीन ट्रीटेड वाटर। सो व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? देखो पहले तो पूछेगा आपसे वो गिव्स द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। मीन्स ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, मीन्स ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है। सो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप लोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स एक बेस लोगे और उस बेस की रिएक्शन करा दोगे आप क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर बन जाएगा बेटा हमारा CaCl2 जिसको बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, हिंदी में इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। सो याद रखना जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो वहाँ पर हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर और पानी भी साथ साथ बनता है। तो ये हमारी हो जाती है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की एक प्रोसेस। अब बात आती है इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ क्या है? तो बेटा इसका यूज़ ये है कि एक तो
कॉटन को साफ करने के लिए, एक्चुअली जब कॉटन आती है ना वो थोड़ी सी येलो कलर की या ब्लैकिश कलर की सी होती है थोड़ी बहुत, तो उसको साफ करने के लिए, कॉटन को साफ करने के लिए हम उसको ब्लीचिंग वाटर के अंदर डालते हैं। सो कॉटन को साफ करने के लिए एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी करते हैं। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है पानी के अंदर अगर इसको हम क्लोरीन या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के सॉल्यूशन को डाल देंगे तो वहाँ पर अगर पानी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह पनपते हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते हैं तो CaCO उन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देगा, और इसी प्रोसेस को या इसी एक्शन को हम डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी हम CCl4 को बनाने के लिए भी हम बेटा ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। सो याद रखना ये सारे के सारे उसके यूजेस। नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज बेकिंग सोडा। व्हाट इज बेकिंग सोडा, तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास ब्रेड आती है, ये डबल रोटी जो आती है, उसको फुलाने के लिए, रोटी को फुलाने के लिए जो हम पाउडर डालते हैं दैट इज नोन एज द बेकिंग पाउडर, है ना। और रोटी को फुलाने के लिए हम ईस्ट भी डाल देते हैं। सो बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, सबसे पहले हम पहले इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो कैसे बनता है, पहले हम लेंगे सॉल्ट NaCl, उसकी रिएक्शन करेंगे बेटा हम वाटर के साथ, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया लेंगे, चार चीज़ लेंगे, NaCl, पानी, CO2 और अमोनिया। और इन चारों को मिलाने पर मिलेगा हमको अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और साथ साथ में सोडियम बाई कार्बोनेट भी मिल जाएगा। और सोडियम बाई कार्बोनेट ही बेटा हमारा क्या है, इट्स अ बेकिंग पाउडर। सो सोडियम बाई कार्बोनेट मीन्स NaHCO3, इसको हम बेकिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्या बेकरी में हम करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है, बेकरी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है, सॉरी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम, सॉरी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर मीन्स जो वॉशिंग पाउडर होता है, ठीक है। सो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम बेकिंग पाउडर बनाने के लिए करते हैं, वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए करते हैं। एंड इन मेकिंग एंटासिड, एंटासिड मैंने अभी आपको बताया, एंटासिड मीन्स बेटा ऐसे सभी एसिड, ऐसे सभी सॉल्यूशन जो एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं, मीन्स एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं, जो गैस वगैरह बन जाती है उसको ख़त्म कर देते हैं, इस तरीके की सभी मेडिसिन, सभी सॉल्यूशन एंटासिड कहलाते हैं। तो कभी ऐसा हो जाए रात का समय है और आपके घर में इनो नहीं है, या एंटासिड नहीं है, डाइजीन नहीं है, या DSR कैप्सूल नहीं है, तो आप एक चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, सॉरी नॉट अ बेकिंग पाउडर सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा लेना है, ठीक है। सो बेकिंग सोडा का एज अ एंटासिड के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बात आती है बेटा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा को हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो वॉशिंग सोडा मीन्स जिसका इस्तेमाल हम कपड़ों धोने के लिए करते हैं। सो देखो यहाँ पर दो तरीके हैं, इसको बनाते कैसे हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो हमने अभी बनाया बेकिंग सोडा, तो पहले हम लेंगे बेकिंग सोडा को, 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम बेकिंग सोडा के, उसको हम हीट करेंगे, हीट करने पर बन जाएगा बेटा Na2CO3, जिसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ पानी और CO2 भी बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा देंगे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की, और जैसे ही 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सोडियम कार्बोनेट के अंदर चले जाएंगे मीन्स Na2CO3 के अंदर चले जाएंगे, तो बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा Na2CO3.10H2O, और इसी को बोलते हैं हम वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा बनाने के दो प्रोसेस हैं, पहला आपको बनाना है बेकिंग सोडा, फिर आपको बनाना है वॉशिंग सोडा। इसका इस्तेमाल क्या है, कांच के बर्तन बनाने के लिए मीन्स ग्लास बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, या सोप को बनाने के लिए, और बोरेक्स को बनाने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए, ठीक है, और गंदे पानी को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मीन्स हार्डनेस मीन्स ऐसा पानी जिसके अंदर मिट्टी या कीचड़ वगैरह लगी हुई है, तो उन पानी को भी साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडा का। तो ये सारे के सारे इसके यूजेस हैं, सारे याद रखना। नेक्स्ट बात आती है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बेटा हम POP के नाम से भी जानते हैं। शायद आपके घर के अंदर सीलिंग वगैरह हो रही है, सो दैट इज POP। और POP का इस्तेमाल हम देखो बहुत सारी जगह करते हैं, जैसे कि बोन को जोड़ने के लिए करते हैं, हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। तो जो डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाता है एक्चुअली वो कुछ नहीं है, वहाँ पर क्या है POP है। तो POP को कैसे बनाते हैं, पहले लेते हैं हम CaSO4 डॉट टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मीन्स हम क्या करते हैं, हम लेते हैं CaSO4 डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O।
इसको हम हीटअप करते हैं, 373 केल्विन पर। कितने केल्विन पर? 373 केल्विन पर। जैसे इसको इतने टेम्परेचर पर हम हीटअप करते हैं तो बन जाता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और इसी को बोलते हैं बेटा हम POP। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज नोन एज द POP। तो जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एंड POP प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, और इसके यूजेस क्या हैं? तो फ्रैक्चर बोन को जोड़ने के लिए, टॉयज को बनाने के लिए, या स्कल्पचर मूर्ति वगैरह बनाने के लिए, और बेटा सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। आपने देखा होगा आपके घर की जो वॉल है वहाँ पर POP हो रखी है, और वो जो वॉल है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, दैट मीन्स दैट इज मेड अप ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। ठीक है, सो मेनली बेटा यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको अगर ये अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया तब भी आप कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत